आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। आज बड़ा दिन है क्योंकि आज 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं सामने। अब जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि बीजेपी यहां भी बाकी पार्टियों की छुट्टी कर रही है और राजीव माना ये जा रहा है 2024 के संकेत हैं ये। जी हाँ, 2024 के संकेत। लेकिन नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। और बात इसलिए भी कि इन तीनों राज्यों में जो चुनाव हुआ वहां पर 85% या उससे ज्यादा की वोटिंग हुई, यानी वोटर यहां पर इतना ज्यादा अपने अधिकार को लेकर समझदार और तैयार है कि वो तय कर सकता है। लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं बड़ी खबर के साथ कि त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में थोड़ी देर में चुनावी रुझान सामने आने शुरू। चुनावी रुझान जैसे जैसे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे तस्वीर साफ हो रही है। त्रिपुरा में बीजेपी के सामने सत्ता वापसी की चुनौती है, वहीं कांग्रेस को अपने वजूद की चिंता है। हालांकि बीजेपी वापसी त्रिपुरा में करती हुई नजर आ रही है। सवाल ये भी कि एक तरफ लेफ्ट और कांग्रेस साथ मिलकर बीजेपी को टक्कर दे रहे थे, लेकिन यहां भी बीजेपी फुफड़ा साफ करती हुई नजर आ रही है। और इस तमाम समीकरण को लेकर बीजेपी पहले भी कह रही थी कि लेफ्ट को मान लेना चाहिए कि वो बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, लिहाजा कांग्रेस को साथ लेना पड़ रहा है। अब लेफ्ट की वापसी होगी या बीजेपी का दमखम बरकरार रहेगा, लेकिन शुरुआती रुझान बता रहे हैं बीजेपी का दमखम है। त्रिपुरा चुनाव में कई समीकरण भी बदले हैं। 60 में से 50 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और ये सबसे बड़ी बात यह है कि 40 सीटों पर बीजेपी आगे रुझानों में चलती हुई नजर आ रही है, यानी कि बहुमत से कहीं ज्यादा यहां बीजेपी अगर बहुमत में नजर आ रही है रुझानों में, तो मतलब साफ है कि बीजेपी पर भरोसा त्रिपुरा के लोगों ने किया है। और यही चुनावी रैलियों में बड़े नेताओं के जरिए, बड़े चेहरों के जरिए कहा भी गया था। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक चुनावी रैलियां करते हुए नजर आए थे और ये कहा था कि अगर विकास की रफ्तार को यूं ही तेज रखना है तो भरोसा बीजेपी पर रखना। त्रिपुरा में 5 सीट पर टीएमपी भी आगे है। त्रिपुरा में लेफ्ट गठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त है, ये भी यहां जानने की जरूरत है। 60 में से 50 सीटों के रुझान हैं, तो अगर इन रुझानों को माना जाए कि ये अंतिम जो परिणाम है या अंतिम रूप से एक इमेज सामने रख रहे हैं, तो उस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि बीजेपी गठबंधन इस वक्त रुझानों में तो स्पष्ट बहुमत पा चुका है, अपनी जमीन भी त्रिपुरा में करीब करीब मजबूत कर चुका है। ऐसे में रुझानों पर नजर आईटीवी नेटवर्क की बनी हुई है। रुझान अभी धीरे धीरे नतीजों में तब्दील भी हो जाएंगे, लेकिन बड़ी बात ये कि बीजेपी के लिए शुभ संकेत इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के रिजल्ट में समझ में आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि साल की शुरुआत में ही चूंकि 3 विधानसभा चुनावों के रिजल्ट सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं और फिर होगी 2024 की जंग शुरू। लेकिन 2024 की जंग में आधार का काम करेंगे ये विधानसभा चुनाव में रिजल्ट या बीजेपी के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। त्रिपुरा में वापसी करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। 60 में से 50 सीटों के रुझान लगभग साफ हो चुका है कि बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर के साथ। खास मेहमान, और उनके पास हम जाएंगे समझने के लिए कि ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्या ये तय था कि इन्हीं रुझानों पर सब कुछ आगे जाना है। मेरे साथ अनुमा आचार्य जुड़ेंगी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता होंगी, जल्दी जुड़ेंगी। अनिल माहेश्वरी साहब मेरे साथ पूर्वोत्तर के एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। मेरे साथ केसी शर्मा साहब बीजेपी से जुड़ेंगे। सुभाष दास साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। अरविंद मोहन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर। अरविंद जी, सबसे पहले तो आपके पास में आते हुए अभी जो तस्वीर बनती हुई दिखाई पड़ रही है, क्या यह माना जाए कि सब अपने गढ़ को मजबूती से बचा चुके हैं या बचाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से इन ट्रेंड्स को अब कच्चा नहीं मान सकते और इनसे लग रहा है कि बीजेपी ने अपनी लड़ाई लगभग जीत ली है। और जो उम्मीद दिख रही थी या जो अंदाजा लग रहा था कि ट्रायंगुलर फाइट से त्रिपुरा में नुकसान होगा या बाकी जगह दूसरे लोग मजबूती से लड़ रहे हैं, वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये बीजेपी की चुनाव की जो तैयारी होती है, चुनाव लड़ने का जो तरीका होता है, चुनाव में जिस तरह से पार्टी पूरे उत्साह से ऑल आउट जाती है, सारे रिसोर्सेज लगा के, ये उसका नतीजा है। उससे भी ज़्यादा विपक्ष का हरा थाका हुआ भी होना है। त्रिपुरा में लेफ्ट के सहारे अगर कांग्रेस चाहती थी या देख रही थी कि उससे कुछ वापसी हो सकती है, यही कोशिश मेघालय में लगभग अपने लोगों को खाली छोड़ के उन्होंने कोशिश की कि उनको वैसे ही चुनाव, तो ऐसे लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। अगर पिछली लड़ाई आप याद करेंगे 19 वाली, तो आपको साफ दिखाई देगा कि त्रिपुरा से ही बीजेपी ने एक शुरुआत की थी। त्रिपुरा बहुत छोटा राज्य है, 2 MP आते हैं,
काफी समय से लेफ्ट का शासन था और बहुत मजबूत शासन था। तो उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव जीत के एक हवा बदली, वो पार्लियामेंट चुनाव तक गया। तो मुझे लग रहा है कि इन चुनावों को हल्के से नहीं लेना चाहिए और ये हल्के इंडिकेटर्स नहीं और है। असली चैलेंज ये तो तब बताते था हैं जब कि अगर 25 चुनाव साल लड़ा तक जाए ठीक से तो सत्ता में कायम रहने वाले लेफ्ट को उखाड़ फेंका था बीजेपी ने। तो इस बार तो चैलेंजेस फिर भी कंपैरेटिवली कम है। हमारे साथ अब आलोक मेहता सर भी जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी ग्रुप। साथ ही साथ अजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल लाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। लेकिन अनिल माहेश्वरी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, यहां बीजेपी दमखम दिखाती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन कांग्रेस पहले से हारा हुआ महसूस कर रही थी क्या, जो दमखम लगाया ही नहीं? देखिए, कांग्रेस कुछ भी महसूस करे, लेकिन सवाल इस बात का कि एक पॉलिसी बना के बीजेपी ने पिछले 2014 से पहले भी नॉर्थ ईस्ट की एक पॉलिसी बनाई और उसके मुताबिक वो लोग काम करते रहे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जितना नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हुआ है और स्टेटों के मुकाबले वो हमेशा पिछड़े हुए थे, इस बार वो और स्टेटों के मुकाबले आगे हैं। एयर कनेक्टिविटी बड़ी बढ़ाई है, रोड तो पहले भी थी, रोड अब और भी बड़ी हैं। तो उन सब वजूहात की वजह से बीजेपी को एक बढ़त नेचुरल कोर्स में मिल रही है। और फिर अमित जी ने जैसे कहा कि वो जब इलेक्शन में आते हैं, चुनाव वो लड़ते हैं बीजेपी, तो वो अपने सब साधनों का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर। वो कांग्रेस की तरह या और पार्टियों की तरह हाफ हार्टेडली वहाँ चुनाव में नहीं उतरते हैं। इसी तरह त्रिपुरा में ये जो यहाँ बैठे हुए ये बात मानी जा रही थी कि वो अभी आज जैसे आपने कहा कि वो ट्रायंगुलर कंटेस्ट के अंदर नुकसान हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा रुझानों से। हालांकि रुझान चाहे अभी एलिमेंट्री हैं, पर लेकिन जो मतलब रुझान एक बार एस्टेब्लिश हो जाते हैं, अक्सर वही रुझान आगे तक चलते हैं, ये अक्सर देखा गया है। तो इसलिए बीजेपी को कोई नुकसान तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा। और 2014 का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, उसमें तो इन तीनों स्टेटों की सीटें बहुत कम हैं। 2 सीट एक स्टेट में, 2 सीट एक में है। तो इसलिए ये कहना कि उसका ये सेमीफाइनल है या उससे पहले इसका क्या नतीजा होगा, उसके लिए तो जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव आएंगे उनको माना जा सकता है कि 2024 के लिए कुछ पॉइंटर बन सकते हैं। मैं आलोक सर से भी इसी बात पर आलोक सर का जवाब ले लेता हूं। आलोक सर, अक्सर होता है कि जब आप अपनी लीडरशिप को किसी स्टेट में बदलने की कोशिश करते हैं तो डर रहता है और विपक्ष हमेशा इस बात को उछालता है कि आपकी लीडरशिप ठीक नहीं रही। त्रिपुरा में विप्लव देव को हटाया गया, माणिक साहा को लाया गया। बीजेपी को क्या कहीं डर नहीं था कि उसका उल्टा भी इम्पैक्ट हो सकता है? वैसे हुआ नहीं है। आप ये मानिए कि जो बीजेपी है और उसके पीछे जो काम करने वाले आरएसएस के वर्कर हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ आरएसएस राजनीति में है, लेकिन वो जैसे अभी हमारे माहेश्वर जी भी कह रहे थे, वो 2014 से नहीं, मैं आपको बताऊं 1982-83 में भी जब पूर्वोत्तर इसमें हम गए, तब जो काम कर रहे थे, तब वैसे कांग्रेस के गवर्नर थे विश्व नारायण सिंह, तब से लगातार जो जमीनी काम है वो पूर्वोत्तर में हुआ। और उसका जैसे फल आप होता ना, पेड़ आप बहुत लंबा लगाए, आगे जाकर के कई 10 साल बाद फल देगा, वही नतीजा हो रहा है। इसलिए अच्छा, विप्लव देव का मैं आपको बताऊं, विप्लव देव दिल्ली में ही ज़्यादा रहे थे और इसलिए जब वो गए, मैं उन लोगों से मेरी बात होती रही है उस समय भी, जब उनको बने उसके बाद भी जब हटे, तो ये एक बड़ी मांग वहाँ के लोगों की बड़ी थी कि भाई इनको आपने ऊपर से रख दिया, इससे उनसे चल नहीं रहा है। जबकि वो उस इलाके को तो काम करते हैं और अभी भी उनको जिम्मेदारी दे दी गई, यहाँ भी उनको एक पद दे करके काम सौंपा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने जो कहा ना, मुख्यमंत्री बदलने में, उन गुजरात में तो जहां इतना बड़ा सारे मंत्रिमंडल बदल दिया जी, ये जो आत्मविश्वास है ये पार्टियों में, और उसका विपरीत कांग्रेस का देखिए, त्रिपुरा जैसे स्टेट में जहां कांग्रेस और लेफ्ट के साथ समझौता कर लिया बराबर का, और जहां एक दूसरे के जारी दुश्मन रहे, केरल में, बंगाल में, आज वो जाकर के साथ मिले और उल्टा नतीजा हो गया। कांग्रेस का सब, और कांग्रेस के राहुल गांधी जी कहाँ गए? मेघालय में एक मीटिंग किया। पवन खेड़ा जी इंचार्ज थे। बताइए, पवन खेड़ा इतने पॉपुलर नेता हैं जो मोदी जी का मुकाबला करने के लिए खड़ा कर देंगे आप, या अमित शाह का मुकाबला, या वहां के मुख्यमंत्री का मुकाबला। ये जो दुर्भाग्य है देश का कि राष्ट्रीय पार्टी कहलाने वाली पार्टी, उनके पास एक नेता नहीं है पूर्वोत्तर में। संगमा जी के पुत्र पीए संगमा, वो पुराने उनकी कांग्रेसी पृष्ठभूमि रही, कितना उन्होंने काम किया, वो स्पीकर रहे, उनके बेटे नॉर्थ ईस्ट में इतने सक्रिय हैं,
लेकिन ऐसी स्थिति में बीजेपी उन सब लोगों के साथ कुछ तालमेल भी कर सकती है, उनके साथ अपनी जगह भी बना रही है। ये एक मुझे लगता है भारतीय राजनीति में पूर्वोत्तर को जितना इंपॉर्टेंस मिला है पिछले 8 वर्षों में, 9 वर्षों में, वही एक क्रांति का अच्छा, बीजेपी आगे बढ़ रही है, अपनी जगह बना रही है, ये आलोक सर ने कहा। और साथ ही साथ कांग्रेस का भी जिक्र कर लिया। अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। अनुमा जी, हालांकि अभी तक रुझानों में ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको बधाई दूं या फिर कांग्रेस को बधाई दूं, लेकिन आलोक सर जो सवाल उठा रहे हैं वो तो वाजिब है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने अपने कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता, मैं खुद वहां पर त्रिपुरा में करीब 20-25 दिन तक थी, तो हम वहां रहे हैं इतने दिनों तक, हमने देखा है ग्राउंड पे काम हो रहा था। और इसके अलावा लोगों में हमने रोष देखा, क्योंकि लोग जो हैं वो बीजेपी की हिंसा से, खास तौर पे त्रिपुरा में जिस तरह की हिंसा बढ़ी है पिछले 2019 के बाद से, उससे लोग बहुत त्रस्त थे। पहले 22 इंसिडेंट्स हुए और 64-65 लोग घायल हुए, फिर 68 लोग घायल हुए, उसके बाद 178 लोग घायल हुए, जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा था। और उसके अलावा 6 लाख लोग बेरोजगार हैं, देश के नेशनल एवरेज से ज्यादा वहां की बेरोजगारी है। वहां पर बलात्कार बढ़े हैं। त्रिपुरा में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ उनको वेतन आयोग नहीं मिला, उसकी पूरे देय नहीं मिले। उसके अलावा जैसे मानिक देव को बदलकर उन्होंने विप्लव देव को बदलकर मानिक साहा को लेकर आए, वो इटसेल्फ बताता है कि 28 विभाग साथ रखने वाले मानिक साहा, विप्लव देव त्रिपुरा का कोई विकास नहीं कर रहे थे। वहां स्कूल ड्रॉप आउट्स बढ़े हैं, वहां स्कूलों के हालात खराब हैं। कैला शहर के और धर्मनगर के कुछ स्कूलों में 5 से 7 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जिस राज्य में 87% एजुकेशन शिक्षित लोग थे, आज वहां शिक्षा के हालात। अच्छा, आप ही की बात से एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। आपने कहा कि आप ग्राउंड पर रही, आपने देखा कि इन सब बातों में कमी है, ये सब मसले हैं, जो प्रॉब्लम है लोगों से जुड़ी हुई, इसके बावजूद बीजेपी कैसे वापसी कर रही है? आपके पास इतने मसले थे, आप लोगों के बीच जा सकते थे, सत्ता परिवर्तन का विश्वास लोगों को दिला सकते थे। देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और लोगों तक पहुंचे भी हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर प्रचार माध्यम, देश के जितने भी मुख्य धारा का मीडिया कहलाते हैं, अगर वो प्रचार माध्यम बीजेपी की कमियों को बाहर नहीं लाएंगे तो दिखाएगा कौन? हम जो करते हैं उसको कौन सा नेशनल मीडिया दिखाता है? किस नेशनल मीडिया ने भारत जोड़ो यात्रा तक दिखाई? तो ये बहुत साफ गलत बिल्कुल आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाते तो सही, वहां हम अगर बड़े लीडर, अगर देश के प्रधानमंत्री जाएंगे तो कौन सा चैनल नहीं दिखाएगा? गृह मंत्री जाएंगे तो कौन सा चैनल नहीं दिखाएगा? जाते राहुल गांधी, जाती प्रियंका गांधी, हम बिल्कुल दिखाते। आलोक सर को जवाब देना चाहते हैं। नहीं दिखाते हैं, नहीं आप बता दिखाते दीजिए, हैं। मैं आपको बहुत आप साफ बताइए बता कि रही हूं कहां कि पर देश पहुंचे के थे जो नहीं दिखाया? प्रधानमंत्री नहीं नेशनल प्रचारक टेलीविजन बन पर के नहीं जाते दिखा, हैं, बड़े देश लीडर्स के गए थे। गृह मंत्री प्रचारक बन के जाते हैं। लेकिन सुनिए मेरी बात, इलेक्शन कमीशन के लोगों को आधी रात के बाद मिलते हैं, उसका क्या अर्थ होता है? वो देश के गृह मंत्री तो नहीं है, वो तो प्रचारक बन के गए हैं। तो इस तरह से इलेक्शन के समय अपनी पूरी एजेंसीज को इस तरह से उनके ऊपर हावी होना, ये भी लोकतंत्र के खिलाफ। खैर अनुमा जी, ये बात आपके तर्क अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन तय तो वोटर ही करता है, ये हम सबको समझना होगा। अजय जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, अनुमा जी ने जो अभी तर्क रखे हैं कि वो जनता के नजदीक क्यों नहीं पहुंच पाए, उन तर्कों को भी समझते हुए फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं वो देखते हुए आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, देश की सत्ता, देश के संसाधन और साधन सरकार के जो होते हैं वो बड़े प्रभावित करते हैं चुनावी नतीजों को। आपने देखा एक बीजेपी की एक क्रोनोलॉजी थी, एक रणनीति थी कि 2024 के चुनाव से पहले 3 छोटे स्टेटों के चुनाव कराकर इसको साम दाम दंड भेद से जीतकर दिखाकर ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि ये आने वाले चुनाव में कर्नाटक हारेंगे, ये मध्य प्रदेश हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, या आंध्रा हारेंगे। आंध्रा तो खैर इन पे है ही नहीं, राजस्थान भी नहीं है इनके पास, और मध्य प्रदेश जो इन्होंने छीना था हमसे, ये सब हारेंगे। तो ये 60-60 सीटों के छोटे दिखाकर एक मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं, संसाधन के द्वारा, अपने बल के द्वारा, बाहुबल के द्वारा, अपने जो इनके 6 बल हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इन बलों के द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा है, देश के पूरे लोग कह रहे हैं, परिस्थिति कह रही है। वोटर वहां का बदलाव चाहता है, लेकिन जब आरटीआई पे हम डालते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए प्रचार के ऊपर खर्च कर दिए देश की सरकार ने, ये भी आरटीआई में आया है। और आरटीआई देश के, अब आपने 50 रुपए का सिलेंडर बढ़ा दिया, आज ही चुनावों के रिजल्ट से परसों पहले ही
350 रुपए कमर्शियल बढ़ा दिए, दूध बढ़ा दिया, आटा 50 रुपए कर दिया, पेट्रोल डीजल, इस पे कोई चर्चा नहीं। ना देश के चैनल चर्चा तो करते हैं लेकिन उतनी प्रमुखता से नहीं करते जितनी प्रमुखता से भाजपा का दिखाते हैं ये। तो ये जो मुद्दे हैं सारे, आपको लगता नहीं कि सत्ता की जो चाबी होती है वो आम जनता के हाथ में होती है? महंगाई बढ़ रही है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ आम जनता जानती है और वो चाहती तो पार्टी बदल सकती है। सत्ता परिवर्तन की चाबी उसके हाथ में रहती है, लेकिन मैं यही बताने जा रहा हूँ। डिपेंड करता मैं है। आपकी इसी बात का जवाब देने जा रहा हूँ। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 1 घंटे से ज्यादा समय से वो वोटों की गिनती जारी है। नागालैंड की हम बात कर रहे हैं, त्रिपुरा की भी। रुझानों में बीजेपी पूर्ण बहुमत पा चुकी है, त्रिपुरा की यह खबर है। साथ ही त्रिपुरा में 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी आगे चल रही है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रुझान सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे रिजल्ट में तब्दील होंगे। बीजेपी गठबंधन को शुरुआती बढ़त नजर आ रही है और तीनों ही राज्यों से मैं कहूंगी कि बीजेपी के लिए ये गुड न्यूज निकल कर सामने आ रही है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और यहाँ काउंटिंग का काम लगातार जारी है। राहुल लाल, इन रुझानों को आप कैसे देख रहे हैं? अगर आम लोगों के पास इतनी ही ज्यादा दिक्कतें हैं, जैसे कि अभी अजय जी भी जिक्र कर रहे थे, जैसे कि अभी अनुमा जी ने भी बोला कि महंगाई लोगों को परेशान कर रही है, बेरोजगारी लोगों पर हावी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इन परेशानियों से निकले कैसे, तो फिर अपनी पसंद से वोट दें, अपनी पसंद से पार्टी बदली भी जा सकती है। अगर ये बदलाव नहीं हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है, संकेत क्या है? नहीं, देखिए, एक चीज तो हम लोग को ये मानना पड़ेगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, वो कहीं न कहीं हमेशा उनकी एक इच्छा रहती है। क्योंकि देखिए वहां पे अलग से, अगर आप मान लीजिए त्रिपुरा में है तो बृहत्तर जो है कि त्रिपुरा को बनाने की मांग है, नागालैंड में है बृहत्तर नागालैंड बनाने की राज्य बनाने की मांग, वो देखिए सबसे बड़े मुद्दे हैं वहां के चुनाव के। तो उनको ये चीज लगता है कि अगर हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर रहेंगे तो फिर हमारे उन मुद्दों का समाधान हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा सा मामला है कि आप जो छोटे छोटे राज्य हैं, कहीं न कहीं वहां पे बीजेपी की एंट्री होती है। लेकिन अभी भी देखिए, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं लगातार, तो आप देखिए आंकड़े जो है कि वो लगातार दाएं से बाएं हो रहे हैं। तो अभी ये शुरुआती रुझान की स्थिति है। जो टीएमपी है, जो टिपरा माथा है, देखिए उसकी संख्या जो है कि कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है। बीजेपी कभी 40 पे दिख रही है, कभी 38 पे दिख रही है। तो त्रिपुरा का मामला जितना हम लोग सीधा सरल समझ रहे हैं, वो वैसे सीधे सरल के रूप में वो नहीं है। वहां पे देखिए कई सारे कारक थे। कम से कम बीजेपी ठीक है, सत्ता में अगर वो आ भी रही है तो वो ये दावा नहीं कर सकती कि जो पिछले बार 2018 में जिस तरह से उनको जनजातीय समूह का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ था, एसटी के 20 सीटों में से उन्होंने 18 सीटें जीती थी, क्या वो स्थितियां इस बार बन रही हैं? वो स्थितियां बनते हुए नहीं आ रही है, जबकि वो केंद्र में प्रचंड बहुमत में है। बगल का जो पड़ोसी, सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे डोमिनेटिंग स्टेट है असम, वहां पे है वो। तो उन सब चीजों के बावजूद भी अगर ये प्रदर्शन है तो बीजेपी भले खुश हो ले, लेकिन ये बहुत ज्यादा उनके लिए खुश होने का कोई मुद्दा नहीं है उनके लिए। आलोक सर, क्या खुश होने का मुद्दा नहीं है बीजेपी के लिए? तीनों राज्यों में कम से कम प्रदर्शन बीजेपी का अगर पार्टी के तौर पर देखा जाए तो बहुत बेहतर दिखाई पड़ा है। शुरू में बात हो रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अनिल जी बोल रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है वहां पर एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, चीजें आनी जानी सुगम हुई हैं, तो क्या नहीं माना जाना चाहिए? देखिए राजीव जी, ये सही है कि अभी चूंकि ट्रेंड आ रहा है, हम लोग कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे। ये तो कांटे का मुकाबला छोटे राज्यों में, छोटे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज्यादा भी होता है। लेकिन हाँ, ये मानना चाहिए कि देखिए अभी जो कहा गया, पहले तो हम ये कह दें राजीव जी, हमारे जो मेहमान हैं उनके लिए भी, देखिए मीडिया पर आप खाली मीडिया की वजह से हार रहे हैं, जीत रहे हैं, ऐसा मत मानिए। मीडिया पहले जब हमने तो इंदिरा गांधी के समय से मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, पूरा पूरी बात कर लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। इसके बाद आपके पास समय, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा आप देखिए मीडिया नहीं, मैंने अभी पहले भी कहा, पवन खेड़ा वहां गए, इसके पहले कितने वर्षों से गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इंदिरा गांधी बाय एम्बेसडर जाती थी, रात रात भर यात्रा करती थी। आप लोगों ने देखा नहीं, हमने उस समय की यात्राएं भी देखी हैं। राजीव गांधी जाते थे। मतलब अब तो क्या है कि राहुल गांधी एक सभा करेंगे, उसके बाद चमत्कार हो जाएगा, तो हुआ, बहुत अच्छा होगा, शायद हो सकता है, उम्मीद करें हम लोग। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे लोग, अच्छा मैं बिल्कुल बहुत अच्छा कहूंगा कि कई लोग गए, जैसा हमारी मेहमान कह रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता भी, वो सब जाएंगे, उनका अपना काम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या वोट मिलता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यदि ट्रंप यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो भारत में चुनाव जीत जाएंगे क्या? सवाल ये है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जमीनी काम किसका हुआ? और जिस आपने कहा, एक बात और मैं ध्यान दिलाऊंगा, बेरोजगारी जो मुद्दा है वो आप इंदिरा गांधी के भाषण उठा लीजिए, मैं आपके अपने भाषण नहीं कह रहा हूँ। उस समय और आज दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट में मेरे घर पर 8 साल से काम किए जिन्होंने, वो वापस चले गए नॉर्थ ईस्ट। आज मणिपुर के लोग जो कई जगह दिल्ली में काम करते थे, आप जरा चेक करिएगा फोन मिला करके, नंबर वो तो मुझसे ले लीजिएगा बाद में प्रोग्राम के, वो लोग वापस चले गए, यदि वहां काम कुछ अपना काम करने लगे
नौकरी नहीं होती है, स्वरोजगार होता है, लोगों के घर बन गए। मेरे यहाँ जो काम करती है उसका घर यदि 2.5 लाख का बन गया, उसके लिए उससे बड़ी ताकत कुछ नहीं है। जो आपका 2.5 करोड़ का मकान यहाँ पृथ्वीराज रोड पर और पवन खेड़ा जी 500 करोड़ कमा लेंगे, उससे क्या होगा? वहां पर जो जाता है यदि उसको काम और मकान मिले, उसको शौचालय मिले, उसको कुछ थोड़ी सुविधा मिले, और लेकिन यही मैं सब इसके वो लिए स्वर्ग है। बदलाव है, यही सब वो पॉजिटिव बदलाव है जिसके बाद बीजेपी के लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। केसी शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। केसी शर्मा जी, जिस तरीके से अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी के लिए तो अच्छी खबर है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मुझे याद आ गई जिसमें कहा गया था कि 9 के 9 राज्यों में बीजेपी जीतनी चाहिए, एक भी जगह हम हार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर तैयारी होगी 2024 की। ये शुरुआत में जो 3 राज्यों के रिजल्ट सामने आ रहे हैं रुझानों के तौर पर, फिर रिजल्ट भी आएंगे। आप समझ रहे हैं कि जैसा सोचा था उसी तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया और ये सुशासन पे हमारी जनता की मोहर है, जनता का प्यार है, जनता का समर्थन है। कुछ लोग टीवी में बैठ के या फिर दिल्ली में बैठ के राजनीति करते हैं, उन्होंने वहाँ देखा नहीं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले हर तरीके की वहाँ प्रॉब्लम थी, वहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम भी थी, वहाँ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी, वहाँ अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम थी और सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम थी। ना वहाँ बिजनेसमैन जाके अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, ना ही वहाँ का लोकल जो यूथ है वो कुछ अपना काम शुरू करना चाहता था। इन चारों सेक्टर्स पे युद्ध स्तर पे काम हुआ। आज वहाँ पे विश्वास है, लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोकल रिसोर्स को प्रमोट किया जा रहा है, लोकल जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं या कुछ और इक्विपमेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है। सरकार उनका समर्थन कर रही है, सरकार हर तरीके से उनको सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए पूरा सपोर्ट दे रही है। और रही बात, आज सभी सेक्शंस में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी सेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की पहुंच बनी है। और पर्टिकुलरली जो ट्राइब्स की बात की जा रही है, ट्राइब्स में ये विश्वास जगा है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो उनको सर्वोच्च पद तक भी ले जा सकती है, मान सम्मान दे सकती है, साथ में लेके जाएगी। उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो संस्कृति है, उसका सम्मान करती है। इसीलिए आज त्रिपुरा में भी हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, वैसे ही मेघालय और नागालैंड में भी हम बहुत अच्छे। फिलहाल तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये सब रुझान हैं, अभी आगे चलते चलते क्या तस्वीर बनेगी उस पर अभी हमारा कोई कमेंट नहीं, लेकिन फिलहाल रुझान भी कम से कम बीजेपी के लिए खुशी का वक्त साबित हो रहे हैं, पल दे रहे हैं। मेरे साथ राकेश सिंह भी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से जानकारी के साथ। राकेश, अब तक जिस तरह के रुझान नजर आ रहे हैं, सरकार के लिहाज से बीजेपी के पास खुश होने के बहुत मौके हैं। देखिए राजीव, सही कहा आपने, बीजेपी के लिए खुश होने का महत्वपूर्ण मौका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नॉर्थ ईस्ट मॉडल है वो सफल होता दिख रहा है। जिस तरह से आप शुरुआती रुझान में त्रिपुरा में बहुमत का आंकड़ा, साथ ही साथ अगर आप नागालैंड में नागालैंड में गठबंधन की, तो और साथ ही साथ आप मेघालय में देखिए, पिछले बार से स्थिति सुधार करते हुए जो है बीजेपी कई सीटों पर, 10 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। ये महत्वपूर्ण जो रुझान है वो बीजेपी के लिए शुभ संकेत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर पिछली बार की बात करें, हिमाचल का परिणाम आया था तो जो बीजेपी के टॉप सोर्सेज ने कहा था कि प्रधानमंत्री को उम्मीद थी कि हिमाचल पर हम अच्छा करेंगे, हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी। लेकिन प्रधानमंत्री का साफ तौर पे कहना था कि कोई भी राज्य जो है बीजेपी से हाथ से नहीं निकलना चाहिए। और आप नॉर्थ ईस्ट मॉडल जिस तरह से सफल होता दिख रहा है, प्रधानमंत्री ने, आपने देखा था राजीव कि जब से मोदी 1.0 जब सरकार आई थी, तब से जो ईस्ट में सभी मंत्रियों की जो है ड्यूटी लगाई गई थी, सभी मंत्री वहां पर जाते थे। जो नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ था उसे जोड़ने की कोशिश हुई थी। लेकिन ये जो रुझान आ रहे हैं, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका की बात किया जाए तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। और जिस तरह से अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहते हैं बीजेपी के लिए, तो वो वाहवाही बटोरने के लिए हेमंत बिस्व शर्मा का नाम भी सामने आएगा, क्योंकि उनका भी बड़ा क्रेडिट है इन 3 राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान भी लोगों के बीच जाने के साथ भी। लेकिन राकेश कुमार सिंह, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप लंबे वक्त से पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर मिशन पूर्वोत्तर में बीजेपी सफल होती हुई दिख रही है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर बड़े मंत्रियों को हमने देखा चुनाव प्रचार करते हुए, लेकिन उसके ठीक उलट कांग्रेस से राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की कमी दिखी, मजबूत नेतृत्व की कमी दिखी, मजबूत संगठन की कमी दिखी। ऐसे पहले से हार मानकर हाथ खड़े कर देना, इस सिचुएशन में कांग्रेस को इससे पहले आपने देखा था? देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मजबूत टीम, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ी गई,
उसमें कांग्रेस जो है 3 राज्यों में उदासीन दिखी। राहुल गांधी, जो कि राहुल गांधी एक राज्य में जरूर गए, लेकिन जिस तरह से खड़गे हों या राहुल गांधी 2 राज्यों में गए ही नहीं। एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस ने पूरी तौर पर पहले ही सरेंडर कर दिया था। चुनाव जरूर लड़ी गई जमीन पर, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेतृत्व को मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए था वो नहीं दिखा, दमखम नहीं दिखा। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई बीजेपी के जो टॉप मंत्री थे वो लगातार वहां पर प्रचार किया, लेकिन कांग्रेस उससे इतर जो है उदासीन दिखी। अनुमा जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं और अनुमा जी बेहतर होंगी शायद इन तर्कों पर जो आपने यहाँ सामने रखे हैं कांग्रेस को लेकर। अनुमा जी, क्या आपको लगता है कि चूक हुई है, जो पार्टी का प्रधान नेतृत्व था वो उतनी ताकत के साथ उतरा नहीं जैसे बीजेपी ने अपने तमाम बैटरी को झोंक दिया था? देखिए, हमारे सारे कार्यकर्ता वहां पर थे और कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़ा जाता है। आप किस नेतृत्व की बात कर रहे हैं? सिर्फ राहुल गांधी जी, जिनको पहले तो आप उनके ऊपर सवाल पूछते नहीं थे, अब केवल राहुल गांधी जी को आगे बढ़ के कह रहे हैं। राहुल गांधी जी के अलावा वहां बहुत लोग गए थे। अब देखिए, वहां पर जो हमारे जो मुकुल वासनिक जी थे, जो वहां के प्रभारी भी थे, उसके अलावा गौरव गोगोई थे वहां पर, दीपा दास मुंशी गई थी। ये सारे जाने पहचाने लोगों से जुड़े हुए लोग हैं जो वहां गए थे। अब मेरा ये कहना है कि नागालैंड की अगर हम बात करें तो वहां पर जीबी को यहां दिल्ली बुलाया गया था। जीबी जो है वो गांव बोरा, इनको दिल्ली बुलाया गया और बाद में दैनिक भास्कर में 2 बड़ी रिपोर्ट पढ़िएगा 17 फरवरी की और परसों की, जिसमें बहुत साफ बताया कि जीबी ने डिक्टेट डाला है कि एक ही आदमी सारे परिवार का या कुनबे का वोटिंग करेगा। और जो वहां हुआ, वहां बूथ कैप्चरिंग हुई। तो बिना लोकतंत्र की नाक के नीचे इलेक्शन कमीशन के सामने अगर इस तरह की चीजें होती हैं, न्यूज नहीं आई, तो क्या कहीं हम से भी उसे तरीके की खबर नहीं आई। चुनाव मानेंगे? तो पुणे 27 इलेक्शन फरवरी होता, को गलत त्रिपुरा आरोप में लगा रहे हैं। जब चुनाव हार रहे हैं तो गलत तरीके से बातें कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करिए। बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है, क्लीन फेयर चुनाव हुआ है, सबने वोट किया है। नहीं, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, मेरे पास वहाँ बूथ कैप्चरिंग के वीडियो है, वहाँ पर मशीनों में गड़बड़ के वीडियो है। आप नेता वहां गए, लेकिन वो लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं थे। आपके नेता वहां जाके लोगों के बीच में काम नहीं करते हैं, लोगों की सुनते नहीं है। और आपके राष्ट्रीय नेता अंदरगत बातें करते हैं, राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, इसलिए आपका जनाधार खत्म हुआ। और त्रिपुरा में आप लेफ्ट के साथ गए, इसीलिए विश्वास खत्म हो गया कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, जो हमेशा के खिलाफ करते रहे। अच्छा ठीक है, आप सब शांत हो जाइए, आप शांत हो जाए। संग्राम जारी है और आज रिजल्ट का दिन है। किस तरीके से कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आएगी, धीरे धीरे रुझानों के बाद जब नतीजों में तब्दील होंगे तो साफ हो जाएगा। लेकिन शुरुआती तौर पर यह बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, जहां पर बीजेपी कमाल करती हुई, त्रिपुरा, नागालैंड के रुझानों में बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिल चुका है। मेघालय में भी बीजेपी मजबूत दिखाई पड़ रही है। मेघालय में बीजेपी मजबूत है। त्रिपुरा बीजेपी गठबंधन को 41 सीटों पर अब बढ़त है, लेकिन जो अभी नीचे आंकड़ा चल रहा है उसमें करीब 35 दिखा रहे हैं हम। नागालैंड में 36 सीटों पर बढ़त है। अब आप समझिए कि रुझानों में तो बहुमत मिल चुका है बीजेपी को। त्रिपुरा, जिस पर निगाहें सबसे ज्यादा टिकी हुई थी, त्रिपुरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि 25 साल जब लेफ्ट का राज वहां पर रहा, उस लेफ्ट को उखाड़ फेंका, बीजेपी सत्ता में काबिज हुई और वहां पर वापसी करने के इरादे से बड़े नेताओं ने, बड़े चेहरों ने लगातार चुनाव प्रचार किया था और ये कहा था कि मौजूदा सरकार पर विश्वास दिखाइए, अगर विकास की रफ्तार को इसी तरीके से तेज रखना चाहते हैं तो दिखाइए। तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं और चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जो रुझान अभी दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी की जो बढ़त दिखाई दे रही है, क्या इसे 2024 से जोड़कर देखा जाए। हम ब्रेक पर गए थे, ब्रेक पर जाने से पहले अनुमा जी, अजय जी कुछ आरोप भी लगा रहे थे बीजेपी को लेकर और ये कह रहे थे कि बूथ कैप्चरिंग हुई है। अनुमा जी, चूंकि इस सेगमेंट की शुरुआत में आपसे कर रही हूं तो लॉजिकल बात भी कीजिएगा। आपने कहा कि बूथ कैप्चरिंग हुई, वोटों में धांधली हुई। आजकल तो स्मार्टफोन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, अगर ऐसा कुछ था तो क्यों नहीं स्मार्टफोन से उन सबूतों को इकट्ठा किया गया? सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें हमने क्यों नहीं देखी?
सबसे पहली चीज आपको मैं बोल दूं कि आपने मुझे जो ताकीद दी उसके बारे में बता दूं। क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करना जरूरी है, क्योंकि मैं 24 साल भारत की सेना में काम कर चुकी हूं, तो मुझे झूठ बोलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। त्रिपुरा के बारे में अभी हाल आप गूगल, नागालैंड के बारे में इसी वक्त गूगल करिए, आपको पता चलेगा किन किन जगहों पर वहां पर चुनाव के समय में बूथ कैप्चरिंग हुई है। बहुत आसानी से आप देख पाएंगे कि कहां की रिपोर्ट आ रही है। वो मैं केवल नागालैंड की बात कर रही हूं। मेघालय में और नागालैंड में, जैसा कि मैं आपके जो रिपोर्टर को सुन रही हूं, वो बार बार कह रहे हैं बीजेपी की जीत हुई। मेघालय में बड़ी मुश्किल से 2 सीट पर है। त्रिपुरा में जो आप 40 कह रहे हैं, मैं दूसरे चैनल पर देख रही थी, वहां त्रिपुरा में 26 पर बीजेपी की बढ़त है और 23 पर कांग्रेस और सीपीएम की बढ़त है। तो कम से कम जो आंकड़े इस वक्त है उन्हें दोबारा ठीक से देखें और उस तरह से बताएं। और मैंने आपको बताया कि नागालैंड की जो मैं बात कर रही हूँ, जहां पर जीती, यानी कि गांव बोरा ट्राइब ने, एक व्यक्ति ने सबके वोट डाले हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। दोनों चीज को आपको पड़ताल करने की जरूरत है। अच्छा, फिर मेरा सवाल यहाँ पर होगा, अनिल जी से भी मैं समझना चाहूंगी, नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से समझते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की प्रॉब्लम क्या है अनिल जी? उन प्रॉब्लम को दूर करने का विश्वास, भरोसा किसने दिखाया? साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा, वहां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अगर वो बीजेपी के साथ जाने का सोचती हैं तो उन्हें अपना फायदा नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ जो बाकी पार्टियां हैं वो चुनाव प्रचार में हिस्सा लेती हुई भी नजर नहीं आती। राजीव, आप मेरी बात से सहमत होंगे शायद? जी, जिस तरीके से बीजेपी निकाली, लेकिन हम अनिल जी से जान लेते हैं सवाल का जवाब पहले। देखिए, नॉर्थ ईस्ट का मैंने अभी आपसे कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई। उस स्ट्रेटेजी के अलावा एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी आप ये देखिए कि मेघालय में वो रूलिंग अलायंस में होते हुए भी इलेक्शन अलग अलग फाइट करे, क्योंकि कई बार ये होता है कि गठबंधन में 1+1 2 नहीं होता, 1+1 11 भी हो जाता है, और 1+1 भी नहीं होता, 1-1 हो जाता है, नुकसान भी होता है। ये केमिस्ट्री, ये अर्थमेटिक नहीं है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन और बन जाते हैं। अब उस कॉम्बिनेशन, उस अलग लड़ने का फायदा यहाँ दिखाई ये दे रहा है कि इलेक्शन के अंदर दोनों पार्टी मिल के इस तरह सरकार फिर दोबारा बना लेंगी। हो सकता है स्ट्रेटेजी में ये रहा हो कि भाई अलग लड़ना हम लोगों के लिए फायदेमंद है। आपने जो पूछा कि उनकी स्ट्रेटेजी बीजेपी की, अभी आलोक जी ने भी बात कही थी कि 2014 नहीं, 2014 से बहुत पहले अशोक सिंघल साहब ने इसकी नींव डाल दी थी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए। उनका कहना ये था कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जहां क्रिश्चियनिटी का बहुत प्रचार है, बहुत असर है जी, वो प्रचार नहीं असर है, वहां अक्सर ये देखा गया है कि राष्ट्र से अलग होकर अपना राष्ट्र बनाने की बात का काम चल रहे थे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा डेंजर इस बात का ही है कि कम्युनलिज्म में ये तो नहीं है कि राष्ट्र के एक बार हिस्से हो गए 47 में, अब दोबारा हो। तो उन्होंने उस बात के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए स्ट्रेटेजी अशोक सिंघल के टाइम से बनी। और यानी अनिल सर, ये एक बहुत पुरानी तैयारी थी जो अब आकर रिजल्ट पे परिवर्तित होती दिखाई दे रही है। अब नहीं, 2014 से नजर आ रही है जी। और उसमें कोई कमी इसलिए नहीं हो रही कि वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जो गुर्बत थी, वहां से 50-50, 60-60 बच्चे लाकर वेस्टर्न यूपी के सारे टाउन्स के अंदर उनको फ्री पढ़ाया गया, फ्री एजुकेशन दी गई, और फिर यहाँ से जब वो बच्चे पढ़ के गए तो उन्होंने अपने काम रोजगार शुरू करे, लेकिन उनका पार्टी में विश्वास बना रहा, वो पार्टी के हार्डकोर वर्कर हो। ठीक है सर, बड़ी खबर की तरफ अभी रुख कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन को 35 सीटों पर इस वक्त बढ़त है। यानी अभी जो हम बात कर रहे थे 40 सीटों के करीब, उसमें करेक्शन होते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी रुझान है, रुझानों में तो बीजेपी गठबंधन को अभी बहुमत दिख रहा है, लेकिन उसमें कुछ कमी जरूर आई है। त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन को 35 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। चूंकि अभी ये रुझान है, ये नंबर्स आगे पीछे भी होते रहेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे, और जितना ऊपर नीचे होंगे राजीव, उतना ही जो पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं इलेक्शंस में, उनकी धड़कनें भी ऊपर नीचे हो रही होंगी। हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। कांग्रेस के अपने रीजंस हैं जिन पर वो कह रही है कि इसीलिए रुझान या फिर रिजल्ट के तौर पर कांग्रेस कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के बड़े चेहरे से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक ग्राउंड पर थे, मेहनत की, जिसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। चलिए, मैं आलोक सर को बीच में ले आता हूं, आलोक मेहता सर को इस चर्चा के बीच में लाता हूं। आलोक सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय की जो बात थी, इनको जी हाँ, बोलिए। आलोक जी बड़े सम्मानीय हैं और सारे लोग सम्मानीय हैं। मैं एक स्थिति समझाना चाहता हूं देश के हालात के ऊपर। जर्मन का एक शासक था एडोल्फ हिटलर, उसकी एक किताब है माइन कैम्प।
उसको जरा 43 नंबर पेज पढ़िए, उसमें क्या लिख रहा था। उसका एक प्रचार मंत्री था जोसेफ गोब्बाल, जो प्रचारी मंत्री था। उसमें लिख रहा है कि देश में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, वो जो सरकार दिखाती है उसको 100% स्वीकार कर लेते हैं, एक्सपेक्टेबल कर लेते हैं। दूसरा, वो लोग हैं जो उसको 100% नकार देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा 43 नंबर पेज पे। और तीसरे, वो लोग जो ना स्वीकारते हैं ना नकारते हैं। तो यहां जो चैनल जो 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके जो सरकार सारे मुद्दों से हट के दिखाती है, जो पहला वर्ग है, उसमें उन्होंने कहा था कि उस वर्ग को फोकस करिए, सुबह बोलो, शाम बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो। ये इनका एक प्रोपेगेंडा है। खत्म कर रहा हूँ, एक मिनट खत्म कर रहा हूँ। देखिए, मैं दूसरा और बताना चाह रहा हूँ पार्टी में कि उसके बाद आप ये देखिए कि सरकार मेन मुद्दों पे नहीं दिखाती है, केवल उन चीज को दिखाती है। तो वो जो वर्ग है, वो वर्ग वही दिखता है, वही सोचता है जो वो दिखाना चाहता है। अजय जी, आप तो इस तरीके से कह रहे हैं जैसे मौका आपको कम और दूसरों को ज्यादा है। आपके पास भी तो अपनी बात ले जाने का मौका है। नहीं, अब मैं लाऊंगा, अब मैं आलोक जी को लाना चाहता हूं। बात ले जाने का अब मैं आलोक जी को लाना चाहता हूं। अजय जी, ठीक है अजय जी, चीज है वो हम कितने ठीक है, संदेश साफ है। लेकिन हमारा कोई मानता ही नहीं है। मुझे सवाल पूछ लीजिए। अजय जी, ग्राउंड पर जाने से किसने रोका? पार्टी के बड़े नेता क्यों नहीं ग्राउंड पर चले गए? और अगर जाते तो दिखाई देते, फिर टीवी चैनल्स पर भी दिखाई देता। हम राष्ट्रीय नेताओं की बात कर रहे हैं। आलोक सर, मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना वहां पर प्रचार किया पूर्वोत्तर में, तो उन्होंने कांग्रेस को घेरने की जो कोशिश की, उसके मैं 2-3 एग्जाम्पल रखूंगा। उन्होंने कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी समझते हैं, कांग्रेस एटीएम समझा करती थी। मेघालय में जब वो पहुंचे तो मेघालय में उन्होंने इसी तरीके से जनता तक बात पहुंचाने की कोशिश की। तो क्या यह माना जाए कि वहां पर कांग्रेस को घेरने में प्रधानमंत्री ने जी जान लगा दी थी, जो तस्वीरों में बदलने लगी? 2 सीटें थी, अभी हम 10 देख पा रहे हैं मेघालय में। देखिए, सुबह बोलो, शाम बोलो, आलोक सर, झूठ बोलो, बस। अजय जी, ठीक है, आप निश्चित रूप से आपका पूरा सम्मान है। आप तो कहें, इसीलिए तो आपको बिठाया गया है कि आप जो कह रहे हैं जनता तक पहुंचता है। अभी बीच में कहा जा रहा था राहुल गांधी की यात्रा के लिए हमारे संवाददाता हर जगह गए, मतलब इस और हर चैनल के भी गए और उनसे बातचीत करते रहे। हर जगह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो बराबर दिखाई गई। राहुल गांधी ने इंटरव्यू किसको दिया? एक ट्रेवल फूड की जो एक वेबसाइट है उसको इंटरव्यू दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस सब जगह किया, इंटरव्यू उनको दिया। आप कल उनका तय कर दीजिए। हमारे यहाँ के 5 लोग यहाँ बैठे हैं, राजीव शर्मा, वो खुद भी आपके साथ चले जाएंगे। सवाल ये नहीं है प्रचार किसी को रोकता है, प्रचार से एक थोड़ा सा वो हो सकता है। अभी आपने क्या कहा, सारे चैनल। अरे भाई, नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है मुंबई में, भोपाल में, इंदौर में, चंडीगढ़ में। वो सारी प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा दो, बेच दो, खा जाओ। वो प्रोपेगेंडा है केवल, वो केवल प्रोपेगेंडा है। नेशनल हेराल्ड को लिफ्ट करने के लिए पूरी बात यही तो है। यही तो 2014 से ईडी उसकी जांच कर रही है ना। बड़ा गंभीर, एक लाइन में खाली कर दे रहा हूँ कि 2014 से ईडी जांच कर रही है, 2023 पहुंच चुका है। तो अगर वो 5,000 करोड़ के मामले का ईडी कब तक जांच पूरा करेगी भाई? 2022-23 में पूरा होगा, 30 में पूरा होगा, 40 में पूरा होगा, 50 में पूरा होगा। केस चल रहा है, पैसे लंबित करके रखा जाएगा। तो भाई सरकार सर जांच एजेंसियों से हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। केस चल रहा है और पकड़े जाएंगे, चोर जरूर पकड़े जाएंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी जमानत पे चल रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी संसद में कह दिया, लेकिन अडानी पर जांच नहीं आवाज ऊंची करने से ध्यान भटकाने का काम होता है। टीवी डिबेट में ध्यान भटकाने देंगे, लेकिन जहां लोगों का ध्यान खींचना चाहिए था, एनर्जी वहां लगानी चाहिए। आपको अपने अखबार हैं, आपके जो अपने मीडिया संस्थान है। एक बड़ी खबर आ रही है आलोक सर, एक बड़ी खबर। नागालैंड में 35 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे। सुनिए, अभी तक त्रिपुरा था, अभी नागालैंड से भी अच्छी खबर है। नागालैंड में जहां पर 59 सीटों पर मतगणना जारी है। 1 सेकंड रुक जाइए, बड़ा अपडेट है। इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजे हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी तक त्रिपुरा की खबर थी राजी, अब नागालैंड में 35 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे। लेकिन त्रिपुरा की अगर हम आंकड़ों को देखने की कोशिश करें तो 34 पर बीजेपी आगे है और ठीक आधे पर कांग्रेस और लेफ्ट आगे है 17 सीटों पर। यानी ये रुझान है, ये करेक्शन मोड में है। किसकी तरफ करेक्शन ज्यादा बेहतर होता है वो दोपहर के करीब साफ हो जाएगा। लेकिन मेघालय का भी आंकड़ा, जहां पर मेघालय में बीजेपी 10 पर है, एक एक करके हम बताएंगे। टीएमसी 16 पर, यूडीपी 3, एनपीपी 18, इंडियन नेशनल कांग्रेस 7 पर है यहां पर।
और ये नंबर्स अभी बदल रहे हैं और अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। एक और बड़ी खबर, त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही है और यहां बहुमत से ज्यादा है, यानी कि 31 बहुमत के लिए चाहिए, लेकिन 35 प्लस अभी बीजेपी गठबंधन नजर आ रहा है। त्रिपुरा में रुझानों में बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिल चुका है, मतलब यहां भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर। उधर नागालैंड और मेघालय से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार हम जानकारी देख रहे हैं। इस वक्त वोटिंग काउंटिंग लगातार चल रही है। दोपहर का वक्त होगा जब स्थायी रूप से यह संख्या परिवर्तित होने लगेगी आंकड़ों में, उन आंकड़ों में जिन आंकड़ों की दरकार पॉलिटिकल पार्टीज को। और सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिपुरा जहां पर 25 साल तक लेफ्ट ने राज किया, वहां लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 15 प्लस सीटों पर ही रुझान नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को करीब से समझने वाले अनिल माहेश्वरी भी अपनी बात हमारे सामने रख रहे थे। यहां पर जो अभी तक एक सार निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी ग्राउंड पर जाकर, और साथ ही साथ अभी जो अपडेट है वो ये कि कांग्रेस ने उतना दमखम लगाया नहीं था। शायद वो 2024 को ध्यान में रख रही होगी राजीव, ये सोचते हुए कि क्षेत्रीय पार्टियों को यहां पर पूरा मौका दीजिए, हो सकता है कि 2024 में इन्हीं के सपोर्ट से कुछ कमाल हो जाए। चर्चा के अगले